सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं और अंतरा भाग 2 पुस्तक जो है उसके गद्य खंड का पाठ 6 अपना चल रहा है। आपको पता हो जाना चाहिए अब तक कि हमने अंतरा जो पुस्तक है हिंदी साहित्य जो विषय है उसकी एक टेस्ट सीरीज चला रखी है और आज उसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट ले लिए हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लें। इन टेस्ट की खास बात यह है कि बोर्ड परीक्षा 2022 के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट पर आधारित ये प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें पाठ संख्या जो 6 है जिसका नाम है लघु कथाएं, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। ये 4 लघु कथाएं असगर वजाहत की संकलित है। इन्हीं लघु कथाओं वाले इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। तो आपको पता है कि लोमड़ी को ये बताया गया कि शेर के पेट में रोजगार का दफ्तर है, इसलिए वो रोजगार की अर्जी देने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए शेर के मुंह में चली जा रही थी। दूसरा प्रश्न, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। बिल्कुल, उसने शेर को सत्ता का प्रतीक बताया है या फिर व्यवस्था का प्रतीक बताया है। शेर एक प्रतीक है सत्ता का और व्यवस्था का, यानी सत्ता तब तक खामोश रहती है जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, और जैसे ही आपने कोई विरोधी बात उसका विरोध करना शुरू कर दिया, सत्ता आपको नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटती है। तीसरा प्रश्न देखिए, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले। राजा ने पहला हुक्म निकाला कि सब अपनी आंख पर पट्टी बांध लें। क्या करें? सब अपनी आंख पर पट्टी बांध लें। दूसरा हुक्म निकाला कानों में शीशा डलवा लें, यानी कानों को पैक करवा लें। और तीसरा हुक्म निकाला कि सभी अपने अपने होठ सिलवा लें। तो कहने का मतलब ये 3 हुक्म राजा ने निकाले और राजा ये चाहता था कि ये प्रगति में बाधक हैं, इसलिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए, ऊपर तीसरा था उसी का थोड़ा सा अलग है ये कि राजा को कैसी प्रजा पसंद आती है। राजा को पसंद आती है अंधी प्रजा, राजा को पसंद आती है बहरी प्रजा और राजा को पसंद आती है गूंगी प्रजा, जो विरोध नहीं करे। राजा नहीं चाहता है कि प्रजा उसका विरोध करे और इस बहाने राजा अपनी जो धन दौलत है, अपनी प्रगति है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करता रहता है। पांचवा देखिए, किसान ने गन्ने वाली साजी की खेती किसके साथ की। हाथी के साथ की। किसके साथ की? हाथी के साथ। असगर वजाहत की कौन सी लघु कथाएं पाठ में संकलित है। 4 लघु कथाएं संकलित है। कौन कौन सी? आपको नाम ध्यान होने चाहिए। पहली है शेर, दूसरी है आपके पहचान, तीसरी है चार हाथ और चौथी है साझा। ये 4 लघु कथाएं हैं। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि ऊपर से देखने पर शेर कैसा लगता है। ऊपर से देखने पर शेर जो लगता है आपको अहिंसावादी लगता है, अहिंसावादी लगता है, न्याय प्रिय लगता है और बुद्ध का अवतार लगता है। बुद्ध का अवतार लगता है। ये ऊपर से देखने पर लगता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। फिर देखिए, शेर को किसका समर्थक बताया गया है। शेर को वादियों और सह अस्तित्ववादियों का, है ना, सह अस्तित्ववादियों का समर्थक बताया गया। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण का उजागर करने वाली
लघुकथा कौन सी है? तो मजदूरों का जो शोषण हो रहा था वो 4 हाथ लघुकथा में बताया गया था। साझा लघुकथा में हाथी किसका प्रतीक है? जो हाथी प्रतीक है वो धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। प्रभुत्वशाली वर्ग जो है उसका प्रतीक है, धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। 4 हाथ लघुकथा में किसका पर्दाफाश किया गया है? 11वां प्रश्न है। तो मजदूरों, एक तो मजदूरों की लाचारी और शोषण पर आधारित व्यवस्था का, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि शोषण करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर आगे देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है कि असगर वजाहत का जन्म कब और कहां हुआ? 1946 ईस्वी में हुआ था, फतेहपुर यूपी में। असगर वजाहत के 2 कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे कहानी संग्रह हैं। एक तो दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूं, ये है। इसके अलावा भी और है। 14वां प्रश्न देखिए, असगर वजाहत के 2 नाटकों के नाम लिखने हैं। फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज। इसी प्रकार समीदा, यज्ञ की लकड़ी को कहते हैं समीदा। जिस लाहौर नहीं देखा, और एक अक्की नाटक भी है इनका। 15वां देखिए, असगर वजाहत ने किस धारावाहिक का लेखन कार्य किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद जो धारावाहिक था उसका पट लेखन कार्य किया था। शेर के मुंह में कौन कौन गए थे? तो 4 जानवर उनके मुंह में गए थे। सबसे पहले गया था आपके गधा, फिर लोमड़ी, फिर उल्लू और अंत में कुत्ते। गधे ने शेर के मुंह में घुसने का क्या कारण बताया? गधे ने शेर के मुंह में घुसने का जो कारण बताया था, क्योंकि गधा आलसी होता है और वो चाहता है कि सब उसको सीधा सीधा मिल जाए। तो जो हरी घास है, हरी घास के मैदान का कारण बताया। उसने कहा कि शेर के मुंह में हरी घास के मैदान में जाऊंगा और आराम से हरी हरी घास खाऊंगा। उल्लू ने शेर के मुंह में घुसने का क्या कारण बताया? उल्लू ने कहा कि शेर के मुंह में क्या है? स्वर्ग है, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी मुझे, इसलिए वो उसके पेट में जाना चाहता था। 19वां प्रश्न देखिए, कहानी, नाटक, उपन्यास तथा लघुकथा लिखने के साथ साथ असगर वजाहत ने और कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? पटकथा लेखन का। कौन सा कार्य किया? पटकथा लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग जो होता है वो काम किया। ये अपने अति लघुतरात्मक प्रश्न थे। लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या क्या किया और क्यों? कि सबसे पहले तो वो मिल का मालिक ये चाहता था कि वो कैसे मजदूरों का शोषण कर सके, यानी काम ज्यादा से ज्यादा लेना और जो मजदूरी है वो कम से कम देना। तो सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाया कि इनके 4 हाथ लगाने हैं। वैज्ञानिकों को बुला करके कहा कि इनके 4 हाथ लगाने हैं। फिर वैज्ञानिक जब असफल हुए तो मनुष्य के कटे हुए हाथ लाए और वो लगाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। उसके बाद आपको ध्यान है लकड़ी के हाथ लगाए लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद लोहे के हाथ लगाए लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। अंत में क्या किया? अंत में उसने मजदूरों की संख्या डबल कर दी और मजदूरी आधी कर दी, पैसा आधा कर दिया। तो अब वही काम
4 हाथ कर रहे हैं और पैसा उतना ही देना पड़ रहा है। शेर लघु कथा में किस किस पर व्यंग्य किया गया है और क्यों? ये जो शेर है ये प्रतीक है किसका? समाज में जो स्थापित व्यवस्था है यह सत्ता का प्रतीक है। कहने का आशय यह है कि सत्ता या व्यवस्था तब तक ही आपका साथ देगी जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसके आदेशों को मान रहे हैं। जिस दिन आपने इस सत्ता या व्यवस्था का विरोध किया उस दिन ये सत्ता आपके लिए शत्रु बन जाएगी, आपका ये सर्वनाश करने पर तुल जाएगी। कहने का भाव है कथनी और करनी अलग अलग है। बाहर से ये शेर देखने पर ऐसा लगता है कि ये न्यायप्रिय है, अहिंसावादी है और सह अस्तित्ववाद का ये समर्थक है, बुद्ध का अवतार है, इस प्रकार का ये लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जब आप इसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो ये खूंखार हो जाता है और आपको यानी विरोधियों को कुचलने का ये प्रयास करता है। लेखक ने इसके माध्यम से जो सुविधा भोगी हैं, छद्म क्रांतिकारी हैं और जो ढोंग करने वाले हैं उन पर प्रहार किया है। अगला प्रश्न है पहचान लघु कथा का मूल प्रतिपाद्य लिखना है। पहचान लघु कथा में ध्यान दीजिए, एक राजा है और ये राजा कैसा है? ये राजा निरंकुश, निरंकुश राजा है। और निरंकुश राजा का मतलब ये हो गया कि इसे केवल और केवल अपना ही फायदा देखना है, जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ये राजा उस जनता को आदेश देता है कि अंधी बन जाओ, बहरी बन जाओ, गूंगी बन जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर राजा क्या कर रहा है, लोग उसका विरोध नहीं कर पाएंगे और एकजुट नहीं हो पाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे, यानी एकता उनमें स्थापित नहीं हो पाएगी। वर्तमान में भी ठीक इसी प्रकार जो सत्ता निरंकुश हो जाती है, राजा निरंकुश हो जाता है और प्रजा उसका विरोध करती है तो वो कर नहीं पाती है, क्योंकि पहले ही उसको अंधी बहरी गूंगी प्रजा पसंद है। ऐसी प्रजा जो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए, इस प्रकार का उद्देश्य लेखक ने यहां व्यक्त किया है। साझा लघु कथा में किस पर व्यंग्य किया गया? जो साझा लघु कथा है उसमें किसानों की जो बदहाल स्थिति है, किसानों की बदहाल जो स्थिति है, बदहाल स्थिति, उसके लिए जो हाथी है, हाथी किसका प्रतीक है? हाथी प्रतीक है धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का। ये धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग किसानों की बदहाल स्थिति का जिम्मेदार है। यानी जो धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है उसने किसानों की जमीनों पर तो कब्जा कर ही लिया है, अब वह उनके उत्पादों पर भी कब्जा करना चाहता है। अर्थात साझे की खेती में जो गन्ना हुआ उस गन्ने को ये हाथी यानी धनाढ्य प्रभुत्वशाली वर्ग किसानों को बराबर नहीं बांटता है और छल कपट से उसको हड़प लेना चाहता है। ऐसी सीख, ऐसा संदेश लेखक ने इस साझा लघु कथा में दिया है। यानी किसान किसी भी स्तर से उभर नहीं पा रहा है, पूंजीपति और जो धनाढ्य वर्ग है वो हर जगह किसानों का शोषण कर रहे हैं, उसकी बेबसी और लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। शेर लघु कथा में लेखक ने झाड़ी की ओर से कौन सा दृश्य देखा? जो आपको पता है कि लेखक के सींग निकल आए थे और वो चला गया था जंगल में और उसने देखा कि जो जानवर हैं वो जानवर क्या कर रहे हैं? शेर के मुंह में जा रहे हैं, शेर के मुंह में जा रहे हैं। जानवर क्या कर रहे हैं? शेर के मुंह में जा रहे हैं। यानी जानवरों ने एक पंक्ति बना रखी है और स्वेच्छा से वो शेर के मुंह में बिना किसी विरोध के घुसते चले जा रहे हैं और शेर उनको घटकता जा रहा है। ऐसा दृश्य झाड़ी से लेखक ने देखा और उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि ये जानवर अपने आप कैसे
जा रहे हैं। यानी सत्ता ने उनको प्रलोभन दिया, गधे को प्रलोभन दिया कि घास के मैदान है, लोमड़ी को प्रलोभन दिया कि अंदर रोजगार का दफ्तर है, उल्लू को प्रलोभन दिया कि अंदर स्वर्ग है, और कुत्ते नाचते गाते से उन अनुयायियों का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे अपने स्वामी का जो है ध्यान रखते हैं। ऐसा इस लघु कथा में बताया गया। निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। 4 आद लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करने वाली लघु कथा है। स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मिल का मालिक है उसका अंतिम उद्देश्य वो स्वार्थी है और अंतिम उद्देश्य है उसका शोषण करना। क्या उद्देश्य है? शोषण करना। सपने में भी वो यही देखता है कि ये संसार पूरा एक मिल है और वो मजदूरों से कैसे ज्यादा से ज्यादा काम ले और उनको तनख्वाह मजदूरी कम से कम देनी पड़े। इसलिए वो मजदूरों के 2 हाथ की बजाय 4 हाथ लगाना चाहता है। वो ये चाहता है कि अगर मजदूरों के 4 हाथ लग जाएंगे तो काम डबल होगा और पैसा उतना ही देना पड़ेगा। इसके लिए वो प्रयोग भी करता है, मजदूरों का वो शोषण करता है। कभी वैज्ञानिकों को रखता है शोध के लिए कि 4 हाथ लगा दें, असफल रहते हैं वैज्ञानिक। कभी वो लकड़ी के हाथ लगवाता है, असफल रहता है। कभी वो लोहे के हाथ लगवाता है, असफल रहता है। कभी जो कटे हुए हाथ लगाता है लेकिन असफल रहता है। अंत में उसे करना तो शोषण ही है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जो मजदूर हैं उन मजदूरों को तो कर दो दुगुना, और जो मजदूरी है मजदूरी उसको कर दो आधी। यानी मजदूर भी बेचारे लाचार हैं कि उनको भी रोजी रोटी चलानी, वो खाए क्या। अब आधी मजदूरी में भी वो मजदूर काम करने के लिए तैयार है। मान लो पहले एक मजदूर को 100 रुपया दिया जा रहा था तो 2 हाथ कर रहे थे 100 रुपए का काम। अब मजदूरी कर दी आधी, 50 रुपए कर दिया, और मजदूर कर दिया डबल, यानी उस 50 रुपए जो बच रहे हैं उसमें एक मजदूर और रख दिया। अब 2 मजदूर हो गए, 4 हाथ हो गए और मजदूरी वही 100 रुपया। तो हुए कि नहीं हुए? 4 हाथ जो इसका शीर्षक है वो स्पष्ट हुआ। यहाँ मजदूरों के शोषण की यहाँ एक व्यवस्था है जिसका पर्दाफाश लेखक ने करने की कोशिश की है। और अंतिम प्रश्न है, साझा लघु कथा में हाथी ने फसल का बंटवारा कैसे किया? और हाथी किसका प्रतीक है? हाथी धनाढ्य और प्रभुशाली वर्ग का प्रतीक है जो किसी न किसी तरह किसान का शोषण करना चाहता है और उसकी जो उत्पादन क्षमता है यानी जो फसलें हैं उस पर वो अधिकार करना चाहता है। यहाँ हाथी जब उस हाथी के साथ किसान जब साझे की खेती करता है, गन्ना उगाता है, फसल अच्छी होती है तो हाथी उस पूरी फसल को गड़प कर जाता है, पूरी फसल पर अपना अधिकार जताता है और गन्ने को वो चबाता जाता है। बेचारा किसान अपने जीवन को बचाने के लिए उस फसल को भी छोड़ देता है। कहने का भाव यह है कि किसानों का शोषण किया जा रहा है, उनकी फसलों पर जबरदस्ती हड़पा जा रहा है उनकी फसलों को, और किसान बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा इस कथा में बताया गया। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।